हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि मैं आप लोगों को 12th के बच्चों के लिए स्पेशली मैं पीसीएम में आप लोगों को हेल्प करूंगा। थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा आज। तो आप लोग मेरे से इस वीडियो को देख लो, आप लोगों को कुछ फायदा हो पाए। मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो मैंने आज आप लोगों के लिए 12th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए सजेस्ट किया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, ठीक है। तो मैं पहले फिजिक्स में बताऊंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि फिजिक्स में आपको अगर जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, स्पेशली उनके लिए मैं एक बताऊंगा आपको कि जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं सब चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा। वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। एक और काम करना कि एनसीईआरटी में, चूंकि आप लोग को एग्जाम में जो एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है, यूनिट एंड डायमेंशन जनरली आता है, तो आप लोग क्या करना कि इस चैप्टर का जो भी आप एनसीईआरटी का बुक है आपके पास, ये एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम जो भी होगा, मेरे पास सेकंड वॉल्यूम भी है। तो सब चैप्टर के सब चैप्टर सब में देखना। जैसे ये फर्स्ट वॉल्यूम है, पार्ट 1 है, तो हर चैप्टर के लास्ट में देखना। हर चैप्टर के लास्ट में इस बात का ख्याल रखना कि हर चैप्टर के लास्ट में आपको एक चीज दिखाई देगा। आपको देखो यार, हर चैप्टर के लास्ट में जो आपका एक्सरसाइज होता है, जो समरी होता है, समरी से पहले देखो, हर लास्ट में आपको यूनिट या डायमेंशन दिखाई देगा। कोई जो डिफरेंट आपके फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाई दे रहा होगा, डाइपोल मोमेंट दिखाई दे रहा होगा, सबका फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन भी फार्मूला भी लिखा हुआ है, यूनिट भी लिखा हुआ है, डायमेंशन भी लिखा हुआ है। इसको जरूर पढ़ लेना हर चैप्टर के लास्ट में। उसके बाद समरी पढ़ लेना एक बार। समरी में क्या होगा कि आपको फार्मूला सब इकट्ठा एक जगह लिखा हुआ है, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। अगर आपके कॉपी में नोट्स में है तो कॉपी में रिवीजन कर लो आप। अगर कोई नोट्स आप अच्छा से बना चुके हो तो नोट्स में आपका होगा ही होगा। कॉपी पढ़ना, मैंने बोला आप लोगों को कॉपी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिना कॉपी का आप मत छोड़ना। कॉपी आपका गोल्ड है, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। तो हर चैप्टर के लास्ट में आपको यूनिट एंड डायमेंशन, चूंकि इससे क्वेश्चन 100% रहता है, श्योर रहता है, हर चैप्टर के लास्ट में आपको मिल जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन हर फिजिकल क्वांटिटी का। जरूर पढ़ लेना, इससे जरूर क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन। एमसीक्यू। तो एक तो ये हो गया। मैं फिजिक्स में आपको फिर बताता हूँ, कि फिजिक्स में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो लिख लोगे। मैं चाहूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका इसका पीडीएफ फाइल बनाकर आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ। लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सारे बच्चों पढ़ रखे होंगे, तो लास्ट टाइम में चूंकि आप इस टॉपिक को कर लोगे तो आपको एक क्वेश्चन इससे आने का संभावना पूरी तरह है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे हिंदी मीडियम के बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग पहला चैप्टर में बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला चैप्टर। उसमें गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। लॉन्ग टाइप का मैं बता रहा हूँ आपको, गॉस लॉ और इसका एप्लीकेशन। गॉस लॉ आप लोग पढ़े होंगे, क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। तो उसमें आपको गॉस लॉ स्टेट एंड प्रूफ करके पूछता है, प्रूफ करने के लिए। 5 लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके अलावा उसका एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ा, ड्यू टू थिन स्ट्रेट वायर, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद ड्यू टू प्लेन सीट, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन सीट। उसके अलावा ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और उसका कुलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, कुलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, तो ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा गॉस लॉ में आता है। गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग कर लेना। और इस पहला चैप्टर में डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन सब पूछ देता है, टॉर्क पूछ देता है, सिंपल सिंपल टॉपिक है टॉर्क। तो लिखना चाहते हो लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट, टॉर्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। दूसरा टॉपिक में आ जाओ, दूसरा चैप्टर में। तो दूसरा चैप्टर में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जो आप लोग पढ़े होंगे, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, उसका कैपेसिटेंस, ये पूछता है लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोलेगा भरने के लिए, डी थिकनेस का बोलेगा, तो एक केस कर लोगे, उस केस से पूरा आ जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्वेश्चन लिखा रहेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसा करके लिखा रहता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस शॉर्ट टाइम में आ जाएगा। शॉर्ट टाइम लिखना, जो मैं बोला लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग टाइम में मैंने बोला है गॉस थ्योरम आपको। उसके बाद उसमें आपको पहला चैप्टर में एक और बात का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, जो छल्ला वाला आपने बनाया होगा, सर्कुलर रिंग वाला, वो पूछा जाता है। और उसका एक्सिस पे एक्सियल वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, और उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट, ये लॉन्ग टाइप का आता है। इसके बाद सेकंड चैप्टर में मैंने जो बताया आपको, अभी बताया मैंने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसका एक वान डी ग्राफ जनरेटर है लॉन्ग टाइप का। वान डी ग्राफ जनरेटर नाम सुना होगा आपको, वान डी ग्राफ जनरेटर का। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है शॉर्ट टाइप में, लॉन्ग टाइप में सॉरी, ठीक है। उसका शॉर्ट टाइम में इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेकंड वॉल्यूम से इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो शॉर्ट टाइप में आ जाएगा। चलो अब आ जाते हैं थर्ड चैप्टर में। जो थर्ड चैप्टर जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है, थर्ड चैप्टर में आपको ओम्स लॉ, जो शॉर्ट टाइप में आ जाएगा, लॉन्ग टाइप में भी आ जाता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही फेमस टॉपिक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी, मोबिलिटी, 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन फिक्स है। मोबिलिटी,
करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओम्स लॉ। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, मैंने जो बोला आपको ये जरूर कर लेना, करके ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं किसी भी तरह। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत है। एक है किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ जिसमें पढ़ते हैं, सेकंड लॉ पढ़ते हैं, लॉन्ग टाइप। व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन, ओके, ऑब्टेन बैलेंस कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज, जो R1/R2 और R3/R4 जो आप प्रूफ करते हो, लॉन्ग टाइप का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। पोटेंशियोमीटर जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पोटेंशियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि का ईएमएफ फाइंड करना, ओके, किसी सेल का, उसका दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करना, फिर इंटरनल रेलेशन निकालना, इनमें से तीनों में से कोई एक रहेगा। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है पोटेंशियोमीटर, ओके। तो पोटेंशियोमीटर हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा चैप्टर आते हैं, ओके। चौथा चैप्टर जैसे जो आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, उसमें बायोट-सावर्ट लॉ है, बायोट-सावर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का होता है, ओके। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, जो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी सर्कुलर रिंग के वाला आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ओके। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का टॉपिक से पूछा जाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी बात को सुन के वीडियो पॉज करके लिख लेना, ओके, नोट कर लेना या टिक कर लेना अपने कॉपी में, बहुत अच्छा रहेगा आपको। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप में नहीं है, लॉन्ग टाइप का, सब लॉन्ग टाइप का मैंने इसमें आपको बताया, ठीक है। चलो उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ जो चैप्टर है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जो 5वां चैप्टर, उसमें शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप का नहीं आता जनरली, ओके। अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो BV BH जो पढ़ते हो, एंगल ऑफ डीप पढ़ते हो, उसका एक न्यूमेरिकल आता है 2 नंबर का शॉर्ट टाइप में, ठीक है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में डिफरेंस पूछ देता है, ओके, ये क्वेश्चन। उसका हिस्टेरिसिस कर्व है, उसका 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। छठा चैप्टर में आ जाओ, इसमें शॉर्ट टाइप में, लॉन्ग टाइप का नहीं आता है, 5वां में, छठा में भी नहीं आता है लॉन्ग टाइप का। हाँ, 2 नंबर का आ सकता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आप लोग पढ़ते हो, ईएमएफ इक्वल टू -d∅dt, ओके, वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक वो फैराडे लॉ ऑफ केमिस्ट्री में है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है, वो अलग है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। लेंज लॉ 2 नंबर का शॉर्ट टाइप में। एडी करंट शॉर्ट टाइप में फिक्स है, ये सब एडी करंट बहुत ही फेमस का टॉपिक है, इसको जरूर लिख लेना, बना लेना, एडी करंट, ओके, इसको मोस्ट भी लगा देना। ये सब शॉर्ट टर्म में है, लॉन्ग टर्म का मैंने बता दिया आपको पहले ही। और अब आ जाओ 7 चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में आपको लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन आता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट ऑफ एसी, ओके। और आईआरएमएस जो I0/√2 पढ़े हो, पीक वैल्यू वाला √2, ओके। तो आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और आपको ईएमएफ का निकालने के लिए पूछ देता है, या करंट का पूछता है फॉर ओवर फुल साइकिल या हाफ साइकिल, आंसर सेम आता है, ठीक है। एलसीआर सर्किट बहुत फेमस टॉपिक है इससे, ओके। ट्रांसफार्मर बहुत फेमस टॉपिक है। पावर फैक्टर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पावर फैक्टर। आ जाओ ऑप्टिक्स में, ये सब लॉन्ग टर्म का मैं बता रहा हूँ, ओके, शॉर्ट टर्म भी बता रहा हूँ, जो भी शॉर्ट टर्म में बताया ना लिख लेना आप लोग, ठीक है। ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स में आप लोग को प्रिज्म का टॉपिक बहुत ही फेमस टॉपिक है, बहुत आता है यहाँ से, प्रिज्म का टॉपिक जरूर कर लेना, जिसमें आप लोगों ने n = पढ़ते हो sin A + डेल्टा m/2 और sin A/2, वो प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। प्रिज्म का टॉपिक कर लेना, डिस्पर्जन कर लेना, डिस्पर्सिव पावर कर लेना, बहुत 2 नंबर का है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, जो ये फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला पढ़िए लॉन्ग टर्म का आएगा, ये आएगा N2/u, ओके, N2/v, सॉरी N2/v, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये फार्मूला, N2/v, N1/u, N2 - N1/r, ये रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है ये लॉन्ग टाइप का है। फिर लेंस मेकर फार्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/f = n - 1, ओके, 1/r1 -1/r2, लेंस मेकर फार्मूला, ये 5 नंबर का लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, प्रिज्म से, ऑप्टिक्स से, सब बहुत आसान है, बहुत हाईलाइट क्वेश्चन सब है, ओके। ये आपका रे ऑप्टिक्स है, ओके, इसमें ये हो गया। फिर उसके अलावा आपको ऑप्टिक्स में जो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर लेना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी रहेगा आपका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या तो आप लोग सिंपल माइक्रोस्कोप कर लोगे ना, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपका बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ओके। अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप कर लिया तो, ठीक है, ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ज़्यादा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो आ जाओ वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में तो आप तो 100% हाइजीन प्रिंसिपल रख लो, चाहे रिफ्लेक्शन बोलेगा कि एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन प्रिंसिपल, ओके, एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजीन प्रिंसिपल, दोनों में से कोई एक रहेगा ही रहेगा। तो बिहार बोर्ड में पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार रिफ्लेक्शन पूछ दिया था 2020 में, 21 में रिफ्रैक्शन की ज़्यादा संभावना है, तो रिफ्रैक्शन 5 नंबर का ही तो तय है, ये तो हॉटेस्ट क्वेश्चन है ये, ओके, रहता ही रहता है, लेकिन नहीं अलग बात है, लेकिन ये सब गेसेस क्वेश्चन सब है, ओके, रहते ही हैं, इतने जो मैं बता रहा हूँ इसमें से तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा आपको YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नाम सुना होगा आप लोगों ने, ओके, फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए यहाँ से, तो YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछ देता है फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए,
ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन ये YDSC, ओके। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जरूर कर लेना, लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन रहेगा। तो वेव ऑप्टिक्स से 3 क्वेश्चन लॉन्ग टर्म का फिक्स रहता है। वो एक हो गया आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ओके, हाइजेन प्रिंसिपल, वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट। उसके अलावा आपको YDSC यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। उसका इंटरफेरेंस और डिफरेंशियल में अंतर पूछ देता है, इंटरफेरेंस और डिफरेंस में अंतर। और एक है टॉपिक ब्रिस्टल लॉ, शॉर्ट टाइम में रहेगा ब्रिस्टल लॉ। ये ब्रिस्टल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये ब्रिस्टल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, n इक्वल टू 10 IP, ओके, 10 IP, ओके। एंगल ऑफ पोलराइजेशन जिसको बोलते हैं 10 IP, ब्रिस्टल लॉ ये बहुत रहेगा। मालूस लॉ भी रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म का आप इतना करके जाऊंगा ना तो आपका तैयारी हो जाएगा, ओके। अरे अंधेरा हो गया, ये क्या हो गया? ओके, लाइट थोड़ा सा लग रहा है कि वोल्टेज कम हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा हूँ ना मैं, ओके चलो ठीक है, सुनाई तो दे रहा हूँ ना। चलो ये हो गया। उसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स में आ जाओ। तो मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन देख लेना। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओके, उसका एक्सप्लेनेशन लॉन्ग टाइप का आ जाता है, ओके। उसका डी ब्रोगली थ्योरी देख लेना, ओके, डी ब्रोगली थ्योरी जो लैम्डा बाय h/p जो पढ़ते हो, ओके। तो वो पढ़ लेना आप लोग। 12.27 जो प्रूफ करते हो, 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय रूट अंडर भी, जो वोल्टेज होता है, जो भी होता है वोल्टेज जो है, ये वोल्टेज, तो ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके। एंगस्ट्रॉम जो लेम्डा का फॉर्मूला था ये, तो ये प्रूफ कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स में ये हो गया, ज़्यादा नहीं देखना है। लॉजिक गेट जरूर देखे जाना, लॉजिक गेट बहुत ईजी होता है, लॉन्ग शॉर्ट टाइप का आता है लॉजिक गेट, जो आप लोग पढ़ते हो, एंड गेट, और गेट, एंड गेट, ओके, एंड नॉट गेट, सब जो है करके जाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत आसान होता है, बहुत ईजी है ये। आपको सीधी जैसे मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ पे नंबर मिलता है तब सस्ता होता है, उससे ये सस्ता चैप्टर है, इसको जरूर कर लेना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें, जरूर करके जाना। लॉजिक गेट बहुत आसान होता है, ठीक है। देख लेना, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। मैंने तो नहीं पढ़ाया, लेकिन बहुत ईजी टॉपिक है, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया, बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलो केमिस्ट्री में आ जाते हैं। फिजिक्स हो गया, टॉपिक टिक लगा लेना कॉपी में, ठीक है। केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री में आपको जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन चैप्टर से बहुत आता है। सॉल्यूशन चैप्टर जो बिलियन चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ओके। सॉल्यूशन चैप्टर में आपको राउल्ट्स लॉ, ओके, राउल्ट्स लॉ हो गया। उसमें आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये टॉपिक। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो तरह का, पॉजिटिव रिविजन, नेगेटिव रिविजन, इसमें डिफरेंस बहुत आता है, हर बार आता है, ओके। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लेना। उसके अलावा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चार टॉपिक आपका कॉलिगेटिव, एक हो गया आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, ये अलग टॉपिक है, ये कर लेना। अच्छा से कोई एक कर लेना तो आपको जरूर क्वेश्चन आ जाएगा। फ्रीज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ओके, उसका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ओके, डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ, और एक हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो ये टॉपिक सब कर लेना। हेनरी लॉ कर लेना। हेनरी लॉ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको जो मैंने बोला, रॉल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग टर्म का। आ जाओ तीसरा चैप्टर में, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको, बहुत चैप्टर लंबा है, लेंदी है, लोगों बच्चों को लेंदी लगता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग का करना कि भाई फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, वो कर लेना, ठीक है। वो कर लेना, वो आ जाएगा आपको लॉन्ग टाइम में, शॉर्ट टाइम में भी आ जाता है। उसके बाद उसमें कर लेना एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कर लेना, मोलर कंडक्टिविटी कर लेना, कप्पा जिसको बोलते हो, ओके, गणपति बापा मोरिया ठीक है, तो वो कर लेना। आपको सर आप लोग हंस रहे हैं, आप, हम लोग का एग्जाम है, यहाँ हमारी खड़ी पड़ी हुई है, और आप जो है कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मेरी बात को गौर सुनो, आपको समझ में आ जाएगा क्या बात मैं बोल रहा हूँ। कभी कभी हंसी आ जाता है, कप्पा नाम था इसलिए चलो ठीक है, वो हो गया। उसके बाद मैंने बोला आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस का फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी, और कोलोरास लॉ सब भी देख लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो तीन टॉपिक मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर में बहुत अंतर पूछता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में अंतर पूछा, डिफरेंस पूछा जाता है, टिक कर लेना, ये बहुत जरूर कॉपी में होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जरूर करना, हाईलाइट क्वेश्चन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना, उसका एक्टिवेशन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लॉन्ग टाइम में आएगा आपको, ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलता है, हाफ लाइफ टाइम निकालने के लिए बोलता है, जिसका वैल्यू निकलता है 0.693/K, आपने पढ़ा होगा, तो वो पढ़ना, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ओके, हाफ लाइफ टाइम। उसके बाद पांचवा चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में, तो सरफेस केमिस्ट्री में डिफरेंस देख लेना, केमीज ऑप्शंस और फिजिक्स ऑप्शन में, एनसेट में बहुत अच्छा अंतर दिया हुआ, फिजिक्स ऑप्शंस एंड केमीज ऑप्शंस में अंतर, ओके। उसका लाइफोबिक लाइफिलिक सॉल्व में अंतर देख लेना, ओके, जो कोलोइड पढ़ते हो, ओके। उसके बाद और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें एसोसिएटेड कोलोइड देख लेना, मिसेल का फॉर्मेशन देख लेना, वो जो कि ऑर्गेनिक में भी आ जाता है, तो वो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा टॉपिक है। आ जाओ उसके बाद आइसोलेशन वाला में, यानी कि इनऑर्गेनिक का जो छठा चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं, उसमें वो एक्सट्रैक्शन एक लॉन्ग टर्म का 5 नंबर का आएगा,
जैसे लोहा का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इन तीनों में से कोई एक रहता है लॉन्ग टर्म में। अच्छा कोई टॉपिक बनता है इससे, और भी क्वेश्चन बनता है उससे, लेकिन ये सब कर लेना। ओके, और उसमें शॉर्ट आपके क्वेश्चन भी बन जाते हैं। फ्लोट फ्लोटेशन मेथड पे आ जाता है क्वेश्चन सब, ठीक है। ये सब रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में अंतर आ जाता है, ठीक है। चलो ये सब कर लेना। उसके अलावा मैं इनऑर्गेनिक के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको तो ज़्यादा टफ होगा, ओके, क्योंकि उसमें बहुत थ्योरी होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोऑर्डिनेशन बड़ा जरूर पढ़ना, कि उसका नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग जो होता है वो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का वो आपको बहुत आसान होता है, तो कर लेना। बहुत थोड़ा सा रूल पढ़ना पड़ेगा, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा ही नहीं है, ओके। तो वो पूछता ही पूछता है एग्जाम में, ओके। और उसका बीवीटी कर लेना, बीवीटी भी इंपॉर्टेंट है, अगर मौका मिले तो। नहीं तो नाम तो जरूर करके जाना। मैं बताऊँ आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ना, अगर स्टार्टिंग से पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मैं तो कहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरा रिवीजन करोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नंबर दिलाएगा, उसमें लैंग्वेज ज़्यादा नहीं होता, आपको कंसेप्ट पूरा रिएक्शन लिखना होता है। मैकेनिज्म की ज़्यादा टेंशन मत लेना, मैकेनिज्म ज़्यादा नहीं आता। हाँ, नेमिंग रिएक्शन से आता है, जैसे नेमिंग रिएक्शन, जैसे आपने हेलो अल्किन हेलो अडीन पढ़ा, तो हेलो अल्किन हेलो अडीन में आपने स्वार्ट्ज रिएक्शन पढ़ा होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन पढ़ा होगा, डॉस प्रोसेस पढ़ा होगा, ओके। तो ये सब नेमिंग रिएक्शन है, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो वुड्स रिएक्शन पढ़ा होगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो ये रिएक्शन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ा होगा, ओके। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी बहुत सारा नेमिंग रिएक्शन सब है। उसके बाद आपने अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा होगा, इसमें भी नेमिंग रिएक्शन है। अमीन्स पढ़ा होगा, ओके। तो ये और उसका बायोमोलिक्यूल में तो चलो कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। तो अब उसमें नेमिंग रिएक्शन जैसे रीमर टाइमन रिएक्शन है, ओके। नाम बोलने में अगर दिक्कत हो तो सब अलग तरीके से बोलता है। कोल्बे रिएक्शन है, ओके। उसका हैप्पी बर्थडे क्या हुआ, भाई क्या बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हाँ। मैंने कि वो एक क्या बोलते हैं उसको, HBO हैप्पी बर्थडे, हाँ। वही है, एक अमीन का एक रिएक्शन है, वो नेमिंग रिएक्शन है, रेमर टाइमन। और उसके बाद मैंने बोला आपको कोल्बे प्रोसेस हो गया। उसके बाद हाँ, अल्डोल कंडेंसेशन करके जाना, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करके जाना, एक क्वेश्चन सब अच्छा आता है। कैनिजारो रिएक्शन सब है। तो जो भी नेमिंग रिएक्शन है ना, इंपॉर्टेंट होता है। नेमिंग रिएक्शन आप अगर करके जाओगे, जितना भी एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं है, एनसीईआरटी में नेमिंग रिएक्शन करके जाओगे तो आपको पकड़ा जाएगा। नेमिंग रिएक्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन सब होता है, बहुत ईजी होता है, ओके, जो ज़्यादा टफ नहीं होता। अमीन्स का भी रिएक्शन बहुत काम आता है, अमीन्स में भी बहुत नेमिंग रिएक्शन सब है, ठीक है। तो आप नेमिंग रिएक्शन जरूर करके जाना। अगर आप ऑर्गेनिक पढ़े हो तो नेमिंग रिएक्शन जरूर करके जाना। जो नहीं पढ़े तो उनको दिक्कत होगा। तो क्या होगा कि अगर ऑर्गेनिक आप पढ़े हो, नेमिंग रिएक्शन सब करके जाओगे ना, तो आपको कन्वर्जन में बहुत आसानी होगी, सहूलत होगी। कन्वर्जन करने के लिए ज़्यादा रूल नहीं होता है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बनाते हैं। कन्वर्जन के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल है, आप शायद से आपको टीचर जरूर पढ़ाए होंगे। तो कन्वर्जन करके जाना। कन्वर्जन आपका जो एनसीईआरटी का कुछ प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर का लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और कन्वर्जन में आपको नेमिंग रिएक्शन का यूज होता है, तो नेमिंग रिएक्शन जरूर कर लेना आप, बहुत काम आता है उसमें, बहुत आसान है। वो नेमिंग रिएक्शन का भी अगर मान लो नहीं पढ़े हो तो आपको नहीं करना, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको। उसके बाद बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट कर लेना, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी है उसमें, ग्लूकोज फ्रुक्टोज कर लेना, सुक्रोज सब कर लेना, स्टार्च कर लेना, काफ़ी ये सब करके आपका काम बन जाएगा। डीएनए आरएनए कर लेना न्यूक्लिक एसिड में, बस यही है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका केमिस्ट्री हो गया। मैथ की बात करो, तो मैथ में तो मैं कहूँगा सिंपल है कि आपको मैट्रिक्स में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। मैट्रिक्स का लेना, मैट्रिक्स बहुत इजी टॉपिक है, खाली आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको इसमें जो है ये ट्रांसपोज कर लेना, ये सिंपल लंबा लंबा करने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। खाली आपको एक सॉल्व करने आना चाहिए शॉर्ट टाइम में पकड़ा जाएगा पूरा। लॉन्ग टाइम में आपको आएगा डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट में 4.1 डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का तोड़ने आना चाहिए। 4.2 में आ जाता है आपको 4.2 एक्सरसाइज में, जिसमें प्रूफ करना होता है डिटर्मिनेंट को यूजिंग प्रॉपर्टी। तो वो अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लाना। कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन 4-5 स्टार्टिंग का कर लेना, एनसीईआरटी का पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद 4.4 में जो एडजॉइंट निकलना आता है, सॉल्व करने के लिए आता है, लॉन्ग टर्म का आता है, उसमें एक क्वेश्चन लीनियर क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ लीनियर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 4.6 में है, 4.5 में इनवर्स निकलना है, तो वो सब कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इंटीग्रेटिव पढ़ लेना। फंक्शन के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना। अगर आपका थ्योरी के लिए नहीं है तो फंक्शन लैंग्वेज वाला कोई चक्कर मतलब क्योंकि उससे ऑब्जेक्टिव आता है, तो टेंशन मत लेना उससे, ठीक है। ऑप्शन बहुत है इस बार, इसलिए चिंता नहीं करना। तो इन्वर्स कर लेना और कैलकुलस अच्छा से पढ़ लेना। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन अच्छा आना चाहिए, एप्लीकेशन को रोक देना। पहले डिफरेंशिएशन कर लेना, फिर इंटीग्रेशन कर लेना, फिर उसको एप्लीकेशन डिफरेंशिएशन कर अच्छा हो तो कर लेना, ओके। लॉन्ग टर्म का रॉल्स थ्योरम आएगा, लॉन्ग टर्म में आता है रॉल्स थ्योरम, या लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आता है, बहुत आसान होता है। प्रीवियस ईयर वाला कर लेना, बहुत आसान होता है वो, ठीक है। उसके अलावा इंटीग्रेशन में आपको जो है डिफिनिट प्रॉपर्टी का जो डिफिनिट इंटीग्रल का जो प्रॉपर्टी होता है 7 पॉइंट है, जो 11 एक्सरसाइज 11th एक्सरसाइज कर लेना, उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, पकड़ाता है। उसके बाद डिफरेंशियल क्वेश्चन तय है 9.4 9.5 9.6 डिफरेंशियल क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। तो उसमें होमोजेनियस डिफरेंशियल क्वेश्चन है, एक लीनियर डिफरेंशियल क्वेश्चन है, वो जरूर रहता है लॉन्ग टाइप का, तो वो कर लेना उससे 9.5 और 9.6, ओके। और 9.4 में वेरिएबल सेपरेबल मेथड है डिफरेंशियल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद
वेक्टर जरूर करके जाना, वेक्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, आपका नंबर बहुत बढ़ा देगा वेक्टर। ऑब्जेक्टिव बहुत आता है उससे बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो अब वेक्टर कर लेना, और 3D में लॉन्ग टर्म का एक शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाता है और प्लेन का एक क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। और ग्राफ करके वो 12 एक्सरसाइज चैप्टर है आपका, ग्राफ करके जाना, बस हो गया। प्रोबेबिलिटी अगर पढ़े तो पढ़ना, नहीं तो प्रोबेबिलिटी में सिंपल, अगर आप 13.1 बनाए हुए हो, PA/B PB/A निकालना आता है, P इंटरसेक्शन B या P यूनिवर्सल निकालना आता है, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला एक्सरसाइज पढ़ लोगे आपको अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ठीक है। तो पूरा करने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर कोई चैप्टर अगर आपको अच्छा है, आपका उसमें बढ़िया है, तो आप उसी को रिवीजन करो। ज़्यादा बुक चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि आप जो चैप्टर को पढ़े उसी को रिवीजन करो बार बार, क्योंकि इस बार बहुत ऑप्शन है इस बार, ठीक है। 100% दुगुन 200% आपको ऑप्शन रहेगा, दुगुना क्वेश्चन आएगा इस बार, ठीक है। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना, जो चैप्टर पढ़े उसको रिवीजन करो। चलो, तो मैंने आप लोगों को कुछ अगर हेल्प किया है तो सपोर्ट किया है तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके, ओके। और कुछ आपको अगर कोई सजेशन चाहिए मुझसे, अगर कोई आपको कोई भी सजेशन चाहिए किसी बच्चे को, तो आप बताना ज़रूर, मैं सजेशन दूंगा। मेरे ईमेल अगर मेरे ईमेल आईडी को लिख लो, आप लोग ईमेल पे कुछ कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो, ओके। कमेंट के जरिए पूछ सकते हो मुझसे, मैं ज़रूर दूंगा जवाब, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई सुझाव मुझे देना है तो आप लोग सुझाव कमेंट बॉक्स में कुछ लेकर के बोल सकते हो, ठीक है। तो मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मेरी अच्छी विशेष आपके साथ है, आप लोग अच्छा करो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपने लाइफ में अच्छा करो, करियर में अच्छा करो, पढ़ाई अच्छा करो, एग्ज़ाम अच्छा दो, एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा करो, ओके। मेरी पूरी शुभकामनाएँ आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह अपना तैयारी रखिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। टेक केयर, बाय।